सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर, डायमेंशन का तीसरा पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के कुछ एग्जांपल्स की, जिसमें ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में जो अननोन क्वांटिटी है, ये अक्स अननोन क्वांटिटी है, इसको पता लगाने की एक है क्या। तो इस इक्वेशन को दिया गया है कि ये इक्वेशन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की कंडीशन को संतुष्ट करती है। तो हमें ये पता लगाना है कि एक्स क्या है। तो देखो इस इक्वेशन को, 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एक्स। यहाँ पे एम जो है वो मास है, वी वेलोसिटी है, जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्स जो है वो है अननोन क्वांटिटी, अज्ञात राशि है, जिसको हमें ज्ञात करना है। तो ये दिया गया है कि गिवन दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मींस डायमेंशन सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस। यानी दी गई समीकरण विमीय संगतता की शर्त को संतुष्ट करती है। विमीय संगतता की शर्त का मतलब होता है समीकरण के दोनों ओर की विमाएं समान। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, देखो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को वो एक और नाम से बोलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या बोलते हैं देखो बताओ। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को एक और क्या नाम से बुलाते हैं? इसको बुलाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो वो एक ही बात है। तो चलो चेक करते हैं कि इक्वेशन यानी समीकरण के दोनों ओर की विमाएं डायमेंशंस। 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 क्या है? डायमेंशन लेस, विमाहीन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। एम है मास, मास यानी m1। ठीक है। v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर यानी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर यानी लेंथ। तो l, t यानी टाइम, यानी ठीक है टाइम, मीटर पर सेकंड l/t का स्क्वायर। तो ये हो गया m1। और ये m0 मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये, तो m0 हो गया, l2 हो गया, t ऊपर गया तो t-2 हो गया। इसी तरह से ये m1 हो गया। g क्या एक्सेलरेशन ही है ना, g, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो l/t स्क्वायर। m0 m पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये, तो l1 हो गया और t-2 हो गया। अब इसको पूरे को कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं, इस पूरे को, इसको पूरे को ऐसे, ये 1/2 की कोई है नहीं, m1, इसको पूरे को ऐसे ना मिला के ऐसे लिख सकते हैं। m1 हो गया, यहाँ पे तो m0 है बट ये m1 है, तो m1 हो गया, l2 हो गया, t-2 हो गया। ठीक है। और इसी तरह इस पूरे को भी मिला के देखो, यहाँ पे ये m1 है, m1, यहाँ पे तो m0 ही है ना, ये m1 है, l1 t-2, और ये x आ गया। x का हमें पता नहीं है, x का तो हमें पता करना है कि x है क्या, तो यहाँ पे x लिख दिया। अब बस इसको इधर भेज दो, m1 l2 t-2 बट्टे में आ गया m1 l1 t-2। ये m से m कैंसिल हो गया, t-2 से t-2 कैंसिल हो गया, एक l से एक l कैंसिल हो गया, क्या बच गया? x बराबर l1। l1 मतलब x बराबर l भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है, तो x बराबर l भी लिख सकते हैं। तो x क्या हो गया? लेंथ हो गया, लंबाई कह सकते हो। ये एक चीज और देख लो कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इन सबको मीटर में ही देखते हैं, इनकी यूनिट होती है मीटर। और या फिर दूरी, विस्थापन, इनकी भी मीटर ही होती है, ये सब एक ही है। एक एग्जांपल और है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depend on its length, mass of the bob and acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using method of dimensions. ये हिंदी में लिखा है। ये जो सिंपल पेंडुलम है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे मैं इसकी इमेज दे दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंपल पेंडुलम और बॉब इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे कि किसी भी एक कोई स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग को किसी कठोर चीज से ऐसे जोड़ दो, कनेक्ट कर दो, और इस स्ट्रिंग से कोई बॉब जैसे कोई पार्टिकल कनेक्ट कर दो, आप जोड़ दो, फिर इसको हिलाते रहते हैं हम, इसको जैसे ऐसे हिलाते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम बन जाता है। अब ये किसी एंगल से ऐसे घूम ऐसे ऑसिलेट करता है ऐसे, इसी को सिंपल पेंडुलम कहते हैं। और ये यहाँ पे एंगल है इसका, ये स्मॉल एंगल होता है। और जो ये स्ट्रिंग है ये मासलेस होती है, ये यानी डोरी द्रव्यमान ही होती है यहाँ पे। तो इसका मैं सॉल्यूशन आगे करवाऊंगा मैं अभी।
ये आप लिख लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है। देख लो इसका सॉल्यूशन। ये जो टी है वो एल, जी और एम पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे ये जो अक्ष है वाई है और जेड है, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। अगर यहाँ पे मान लो ये 1 है तो ये ठीक है, फिर ये एल का एल ही रहेगा। अगर ये -1 है तो ये बट्टे में चला जाएगा। अगर ये 2 है तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा। अगर -2 है तो बट्टे में स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में एल स्क्वायर हो जाएगा, 1/एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ है 1/2 है तो रूट में हो जाएगा, -1/2 है तो बट्टे में रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड वो पता लगानी है क्या, फिर इसका ये पता चलेगा कि ये जो टी है वो एल, जी और एम पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। ये एक्स और वाई जेड का पता हम लगाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो टी है वो एल, जी और एम पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है। तो चलो, ये यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, ये जब हटेगा तो ये के आएगा, ये के कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकी इस साइड की डायमेंशन लिखते हैं और इस साइड की डायमेंशन लिखते हैं। तो ये टी की जब हम डायमेंशन लिखते हैं यानी विमा लिखते हैं तो ये m0 l0 t1, क्योंकि ये मास और लेंथ पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये t1 आ गया। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो फिर l है लेंथ, तो l1 ये x लग गया। जी क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को लेंथ लिखते हैं, सेकंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, ये lt-2, तो ये हो गया lt-2 y पावर m1 z। बस m0 l0 t1 l, ये x और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, l की पावर y, t की पावर -2y, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, t की पावर -2y, ये z और 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो mz हो जाएगा, m0 l0 t1। फिर ये देखो, इनके अगर बेस समान होते हैं तो इनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, यानी अगर आधार सेम होते हैं तो इनकी घात जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो l की पावर x प्लस वाई, t की पावर -2y, m की पावर z। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये और ये स्टेप एक ही है, बट इसको इस प्रकार से लिखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। बस यहाँ पे l को पहले लिख दिया, l को यहाँ लिख दिया और t को यहाँ लिख दिया, बस ऐसे ही है। अब कंपेयर पावर्स ऑफ बोथ साइड, दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर यहाँ पे तो m सेम है, l सेम है, t और t सेम है, तो ये m और m की पावर को कंपेयर करो, m और m की पावर को कंपेयर करोगे आपसे देखो ये आएगा z बराबर 0, z बराबर 0 लिखा। l और l की पावर को कंपेयर करोगे यहाँ x प्लस वाई बराबर 0 आएगा। t और t की पावर को कंपेयर करोगे तो आएगा -2y बराबर 1, तो यहाँ से तो ये आ गया z बराबर 0, यहाँ से आ गया y बराबर -1/2। देखो यहाँ से y बराबर -1/2, ये y की वैल्यू x प्लस वाई बराबर 0 में रखोगे, यहाँ पे इक्वेशन 3 में रखोगे तो ये आ जाएगा x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो अब ये x, y और z इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो देखो t बराबर k l की पावर 1/2, g की पावर -1/2 और m की पावर 0। m की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 होता है, तो m की पावर 0 यानी 1 हो गया। t बराबर k रूट, देखो ये यहाँ पे 1/2 है पावर, तो ये मतलब 1 किसी की भी पावर अगर 1/2 होती है तो वो रूट में ही होता है, तो k रूट l, और ये माइनस में तो ये बट्टे में चला जाएगा तो रूट जी आ जाएगा, इसकी 1 हो गया। ठीक है, तो t बराबर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, l और g दोनों रूट में है तो इसको साथ में लिख दिया रूट में, t बराबर k रूट l/g, तो इस प्रकार ये आ जाएगा। देखो इस विमीय विधि से कांस्टेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, यहाँ पे ये हम पता नहीं कर सकते कि ये k क्या है। यहाँ पर हमने ये तो पता लगा लिया कि जो t है वो l और g और m पे किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, बट हम ये नहीं पता कर सकते कि ये k क्या है। यहाँ पर k के बारे में हम कुछ पता नहीं कर सकते, जो कांस्टेंट है ना उसके बारे में कुछ पता नहीं कर सकते, बट एक्चुअली वास्तव में ये k जो होता है वो 2 होता है, ये t बराबर 2 रूट l/g इस प्रकार होता है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। अगले वीडियो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक के बारे में। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।